तो सोचिए, एक पूरा का पूरा राजवंश, वो भी एक जन विद्रोह से कैसे पैदा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं मगध के शिशुनाग वंश की कहानी के बारे में। ये एक छोटा लेकिन इतना जरूरी अध्याय है जो लोगों के गुस्से से जन्मा और जिसने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े सवाल से होती है। मतलब एक मामूली सा उपराज्यपाल, सोचिए एक गवर्नर, वो अपने राजा को गद्दी से हटाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसी सवाल का जवाब हमें इस दिलचस्प राजवंश के संस्थापक तक ले जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि उस दौर में, उस माहौल में चल क्या रहा था। मगध में ऐसी क्या राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी जिसने सत्ता के इतने बड़े उलटफेर को मुमकिन बना दिया। देखिए, शिशुनाग वंश से ठीक पहले मगध पर हर्यंक वंश का राज था और उनका जो आखिरी राजा था नाग दशक, वो अपनी क्रूरता के लिए, अपने अत्याचारी स्वभाव के लिए जाना जाता था। अब लोग सिर्फ नाखुश नहीं थे, वो तो बदलाव के लिए बिल्कुल बेताब थे। ऐसा समझिए कि पूरा साम्राज्य एक क्रांति के लिए एकदम तैयार बैठा था। और बस इसी उथल-पुथल के बीच एक नाम उभरकर सामने आता है, शिशुनाग। एक उपराज्यपाल होने के नाते वो लोगों की नब्ज अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने नागदशक के खिलाफ लोगों का वो बढ़ता हुआ गुस्सा देखा और उस असंतोष को एक सही दिशा दे दी। जनता का पूरा समर्थन उनके साथ था और इसी के दम पर उन्होंने नागदशक को गद्दी से हटा दिया। ये कोई महल के अंदर की साजिश नहीं थी, नहीं, ये एक लोकप्रिय क्रांति थी जिसने उन्हें सिंहासन तक पहुंचाया। तो अब शिशुनाग राजा बन गए। सवाल यह है कि अब वो क्या करते हैं? वो अपनी सत्ता को मजबूत कैसे करेंगे? कैसे ये पक्का करेंगे कि उनका ये नया राजवंश टिका रहे? चलिए अब उनके शासनकाल को जरा करीब से देखते हैं। शिशुनाग का काम करने का तरीका कमाल का था, बहुत मेथोडिकल। सबसे पहले उन्होंने पुराने राजा को रास्ते से हटाया, फिर अपनी राजधानी को एक स्ट्रेटेजिक जगह पर बनाया और बाद में उसे बदला भी। और फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन शक्तिशाली अवंती राज्य को जीतकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राजधानी को राजगीर से वैशाली ले जाना, ये एक बहुत ही शानदार कदम था। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। असल में ये उनके बढ़ते हुए साम्राज्य को और बेहतर तरीके से चलाने का एक स्ट्रैटेजिक फैसला था। इससे साफ पता चलता है कि शिशुनाग सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक बहुत ही चतुर राजनेता भी थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, वो जीत जिसने सच में इतिहास का नक्शा ही बदल दिया, वो थी अवंती पर विजय। सोचिए, अपनी राजधानी उज्जैन के साथ अवंती उस समय की एक महाशक्ति था, मगध का सबसे बड़ा दुश्मन। उसे हराकर और मगध में मिला लेना। शिशुनाग ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती थी, उन्होंने मगध को मध्य भारत की अकेली अनडिस्प्यूटेड पावर बना दिया था। शिशुनाग के बाद गद्दी संभाली उनके बेटे कालाशोक ने, और कहना होगा कि उन्हीं के राज में ये राजवंश अपने शिखर पर, अपनी बुलंदी पर पहुंचता है। कालाशोक, जिन्हें काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मगध को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके शासन को 3 खास वजहों से याद किया जाता है। एक तो साम्राज्य का लगातार विस्तार होता रहा, दूसरा बौद्ध धर्म को उनका जबरदस्त समर्थन मिला, और तीसरा जो सबसे मशहूर है वो था दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। अब ये जो वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ये कोई मामूली बैठक नहीं थी। ये एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना थी जिसमें आने वाली सदियों तक बौद्ध धर्म के भविष्य को एक नई दिशा दी। और इसका आयोजन करवाकर कालाशोक ने अपना नाम सिर्फ राजनीतिक इतिहास में ही नहीं बल्कि धार्मिक इतिहास में भी हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। तो राजवंश के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही अंधेरा, एक अचानक मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जो सब कुछ बदलने वाली थी। पूरी जानकारी तो देखिए इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है, लेकिन जो बात सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि राजा कालाशोक की हत्या कर दी गई थी और इस एक हिंसक घटना ने राजवंश की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, जब एक शक्तिशाली राजा की अचानक और इस तरह हिंसक मौत होती है तो एक खालीपन पैदा हो जाता है, एक पावर वैक्यूम। कालाशोक की हत्या ने सिर्फ शाही परिवार के मुखिया को खत्म नहीं किया, इसने पूरे के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और यहीं से शिशुनाग वंश के अंत की शुरुआत हुई। और बस यहीं से इस कभी इतने शक्तिशाली रहे राजवंश का पतन बहुत तेज और बहुत बेरहमी से होता है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ हम कालाशोक के दौर में सत्ता का शिखर देखते हैं, फिर आती है उनकी हत्या, वो टर्निंग पॉइंट जहां से कमजोरी शुरू होती है।
और फिर आखिर में हम देखते हैं कि कैसे उभरता हुआ नंदवंश उस खाली जगह को भर देता है और शिशुनाग वंश का नामो निशान तक मिटा देता है। सच में ये एक हैरान कर देने वाली तेज गिरावट थी। तो सत्ता का ये जो ट्रांसफर हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ। एक तरफ था शिशुनाग वंश जो कालाशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के हाथों में अब बिखर रहा था, और दूसरी तरफ था महत्वाकांक्षी नंदवंश जो ताकतवर महापद्म नंद के नेतृत्व में सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा था। तो सवाल यह है कि शिशुनाग वंश की आखिरी विरासत क्या रही? भले ही उनका शासनकाल छोटा था, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। उन्होंने एक शक्तिशाली और एकजुट मगध राज्य बनाया जो बाद में नंदों को विरासत में मिला। असल में कहा जाए तो उन्होंने वो नींव तैयार की जिस पर भारत के आने वाले महान साम्राज्यों की इमारत खड़ी हुई। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर कालाशोक की हत्या न हुई होती तो क्या नंदवंश कभी सत्ता में आ पाता? इतिहास के यही व्हाट इफ वाले पल हैं जो इसे इतना ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं, है ना?